चलिए आप लोग निकाल लिए है ना। प्रथम आपका प्रश्न कहता है, ये सीडीपी है 31/12/2021, यही ना गया है आप लोगों के पास। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि बच्चे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बच्चे के विकास के संदर्भ में 4 ऑप्शन आपके पास है और जवाब देना आप लोगों को, कौन सा कथन सही है। जी, फर्स्ट बात बोला कि विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पहले ही बोल दिया संबंध नहीं है। ये नहीं वाला जो बात है वो गलत है, नेगेटिव बात पहले ही बोला। विकास का संबंध तो होता है एक दूसरे से संबंधित। बी बोला कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। यहाँ पे कौन सा वर्ड गलत है? एकमत वर्ड गलत है। एकमत आपका फिक्स वाली बात हो गई, इसलिए आपका ये गलत हुआ। सी कहता है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बात सही है। आपका जैसे बच्चा है उसका विकास क्या होता है? समाज के संदर्भ से। और समाज में क्या आता है? आपका परिवार और एक विद्यालय, इससे तो प्रभावित होता है भाई, परिवार से होता है। जैसा अच्छा परिवार तो उसका बच्चा भी ठीक ठाक निकलता है ना, वो 90% कहेंगे उसको। और डी कहता है सभी बच्चे के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया है। निर्बाध एक जो है ना, एक निर्बाध, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो 3 वर्ड नेगेटिव मिला। फर्स्ट में नहीं था, बी में आपका क्या था? एकमत था, और डी में आपका एक निर्बाध। ये आपका 3 वर्ड नेगेटिव आप इससे कर सकते थे। उत्तर कहाँ चला गया? सी पर। अब अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? धागे में मोती पिरोना। और सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण ट्रिक क्या है कि जो उंगली से काम होता है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म गति कौशल। तो धागा में मोती जब पिरोता है आदमी, गुड़िया बोलते हैं उसको ना हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे? उंगली से न काम होगा, तो जो उंगली से काम होगा उसको सूक्ष्म गति कौशल कहेंगे। अगला बोला निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? कौन ऐसा गुण है आप में जो अनुवांशिक है, आपके माता पिता के द्वारा आपके पास आया है? आंखों का रंग ही है जो आपके माता पिता के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें मात्र एक ही होगा, आंखों का रंग। देखिएगा कोई कोई बच्चा होता है उसका कुछ कुछ आंख होता है, तो उसकी मम्मी भी हो सकती है या उसकी मम्मी की मम्मी भी हो सकती है। तो माता पिता पर निर्भर करता है, अनुवांशिक पर निर्भर करता है कि किस पर गया है। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, ठीक है। उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। और विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था है। द्वितीय है। प्राथमिक तो परिवार है, विद्यालय क्या है? द्वितीय संस्था है समाजीकरण का, ठीक है। ये छोटा छोटा गलतियां करिएगा तो दिक्कत होगा। अब आइए कोलवर्ग कल हम लोग पढ़े थे ना, बहुत मतलब कि अच्छा से कोलवर्ग को खत्म किए कल। इसमें बोला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस में जाता है? पारंपरिक स्तर। अब तो दिक्कत ना होगा, कोलवर्ग का कल ऑपरेशन हुआ, ठीक है। आपका उत्तर बी हो गया। नेक्स्ट है कि सीता का साइकिल चलाने से पूर्व या अनुभव पर या स्कूटी चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? हम आपको बताए थे, बदलाव या परिवर्तन करना क्या कहलाता है? समावेशन बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे, ठीक है। यही तो सीखना है, जिसमें परिवर्तन हो, बदलाव हो, वह समायोजन होता है। और वही कहता है कि बदलाव नहीं करता है, समावेशन होता है, ठीक है ना। आसान, बस जो बातें बताई जाती है यहाँ पे बोर्ड पर या आपको कभी हम बोलते हैं, उसी बात को अपने माइंड में बना के रखिएगा, गलती कभी नहीं होगा जीवन में, गलती आप कभी नहीं करिएगा। अगला, बस वो आपको याद रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। बताइए लाक्षणिक वाला वर्ड हम किस में कल शामिल किए थे? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक में कल ही शामिल करवाए, कल ही लिखवाए।
पूर्व संक्रियात्मक में एक वर्ड आता है, उसका नाम है लाक्षणिक कार्य, एक आता है प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, ये आपका होगा कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक। अब बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा, जितने भी हुए हैं ना पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, सारा काम करेगा। ठीक है, आगे आगे चलिए भाई, ये तो हो गया। कितने नंबर पर जाए, 8 पर आइए। डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थियों का एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद करके आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम समझाएंगे, मजा आएगा, लेकिन आप लोग उत्तर बताइए, 4 उत्तर में कौन सा उत्तर होगा? पार तो नहीं होगा, पार में तो सहयोग की बात होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। अन्योन्य शिक्षण। अब अन्योन्य शिक्षण क्या होता है? जैसे कि आप लोग का एक समूह है, कभी इनसे पढ़वाए, कभी आपसे पढ़वाए, ऐसे ही पढ़वाते पढ़वाते पूरा कहानी खत्म करा देते हैं ना। कहते हैं बच्चा को तुम यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, इसके बाद यहाँ से ये पढ़ेगा, इसको कहते हैं अन्योन्य शिक्षण। ये लिखा हुआ है 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाता है और एक एक करके पढ़ता है, इसको कहते हैं अन्योन्य शिक्षण। सबसे बेटर वही रहता, इशारा संकेत वाली बात तो पार जाता। बहुत बेटर, बस एक एक चीज को रटते चलना है, याद रखना है, रेगुलर बने रहिएगा, कभी भी यहाँ से कोई व्यक्ति फेल नहीं करेगा। रेगुलर बने रहना है और जो कहा जा रहा है घर पे करिए, ईमानदारी से करिए और सॉल्यूशन तो जरूर करिए, कुछ सेल्फ स्टडी करिए, जो नोट्स दिया गया है जिनको नहीं मिला है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको सेल्फ स्टडी। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेई वाइगोस्की ने निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी सुझाई? तो वाइगोस्की साहब की बात, पार कल ही लिखवाए थे। वाइगोस्की साहब का एक वर्ड आता है पार। पार बोले तो सहयोग, सहयोग कहाँ करेगा? तो समाज में लोग करेगा। समाज बोले तो 2 गो होता है, एक परिवार और एक विद्यालय। ठीक है, अगला है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समझिएगा, जब हम पढ़े तो आपका भी मन में, आपका भी पढ़ाई चल रहा हो, मैंने आप भी, आपको भी पढ़ना है, उंगली घुमाना है उस पर। पार वाइगोस्की का क्या होता है? पार कल ही लिखवाए थे, 2 दिन पहले लिखवाए वाइगोस्की का एक ट्रिक, कल ही लिखवाए थे सर ना, कल ही लिखवाए थे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, सी होगा। चलिए, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ ये हमको बताएं। फर्स्ट में उपेक्षा, उपेक्षा नेगेटिव वर्ड होता है। बी क्यों नहीं हुआ? कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे बोल दिया, गलत हो गया। विद्यार्थियों के समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, बहुत बेटर बताए हैं। और यहाँ पे डी में नियम भी है और साथ में कर है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो ये आपका गलत हो जाता है। आपको चारों ऑप्शन के बारे में हम पूछेंगे, बस बताना है कि कैसे गलत हुआ। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत अभी नहीं पढ़ाए हैं, सोचे थे कि आज पढ़ाए, लेकिन आप लोगों को सॉल्यूशन का मन था, तो हार्वर्ड गार्डनर का वीडियो भी दे देंगे, आप लोगों को देख लीजिएगा इसका। हार्वर्ड गार्डनर का अनुसार सबसे पहले प्रश्न को देखिए, अनुसार एक व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? कैसा बुद्धि होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। एक अनुस्वार, ये बताए थे ना, ठीक, एक अनुस्वार ऊपर रहता है ना। सिंदूर करने वाला काम किसके लिए करते हैं? अपने पति के लिए करते हैं। ये समझिए, एक अनुस्वार ऊपर जो है ना सिंदूर है, किसके लिए होगा? तो दूसरे के लिए। आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है अन्य व्यक्तियों के मनोभाव और स्वभाव को जान लेना। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं ना, उसके सामने में जाइएगा, पूरा आपका बायोडाटा बोल देगा। ठीक है, आपको पता तब चलेगा जब उसके सामने में जाइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जानकार है, वो साइकोलॉजी का एक चीज है जो आपके मनोदशा को पढ़ करके आपको बता देगा कि आप जीवन में क्या किए, भागिएगा वहां से। आप अगर जीवन में कुछ गलत कांड उंड किए हैं तो तुरंत भागिएगा वहां से, जब सही सही होने लगेगा तो। ठीक है, तो भाई वो मनोदशा को पकड़ करके मन के बातों का, शालिनी मिश्रा है, शालिनी मिश्रा करके कुछ ना, वो तो विधायक है। एक और है, क्या नाम है उसका,
माइंड रीडिंग करके बता देगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो माइंड रीडिंग जानता है वो, और जो माइंड रीडिंग करके दूसरे के बारे में जान गया उसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ये मनोविज्ञान में भी पढ़ना है, वो मनोवैज्ञानिक है वो। ठीक है, ना कोई धार्मिक नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक है जो बैठा हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, छोड़िए। प्रश्न बोला कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़का हो। ठीक है, एक पिता कह रहा है कि तुम लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। जहां भी भेदभाव की बात हो रही है, जेंडर उड़वाइता, धीरे धीरे आप लोग ऐसा हो जाइएगा कि हम तो केवल पढ़ेंगे, आप लोग जवाब मारिएगा ABCD। ठीक है, बस आप लोग जो कह रहे हैं वो करते चलिए। एक प्रश्न क्या 4-5 सेट करा देंगे, उसके बाद आपको समझिए कि पूरा क्लीन दिखाई देगा आंसर कौन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि निरंतर परीक्षण की बात बोला जा रहा है। अब परीक्षण वर्ड आपके लिए गलत होता है। 1 to 5 के बच्चा को लगातार परीक्षा लीजिएगा, तब क्या उससे मूल्यांकन अच्छा होगा? नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट ही मिल गया, नेगेटिव खोजना था। प्रत्येक प्रश्न को पढ़िए तभी मन लगेगा। यहाँ सबसे पहली बात, मेरे साथ पढ़िए, कोशिश करिए कि सबसे पहले जवाब हम दे। फर्स्ट कथन कहता है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, संस्कृति और धार्मिक भाषाई विविधता को समझना चाहिए। समझना चाहिए कि नहीं? टीचर का काम है समझना। और तर्क कहता है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं है भाई। कक्षा में जब समरूप समूह गठित हो जाएगा तो विविधता कैसे आएगी? कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। ये जरूरी नहीं है, जब बच्चा 1 to 5 का है तो पहला क्लास का समूह अलग हो सकता है, दूसरा का अलग हो सकता है। तो एक समरूप कैसे होगा समूह? तो आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, सी होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी या पिनाला, आप लोग ट्रिक पढ़े ना, बैनी या पिनाला, मतलब कि एक बच्चा को रंग सिखाना है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो एक प्रियंका नाम की एक मिस है या मैडम है, वो पढ़ा रही है बैनी या पिनाला, बैगनी, नीला और आसमानी, हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल, इसका ट्रिक। तो ये जो स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई जो योजना है वह कैसा योजना कहलाता है? स्मरणोपकारी। ठीक है, माने स्मरण माने याद करना, उपकारी माने याद करने में सहायता करता है, बैनी या पिनाला। ठीक है, एक ट्रिक हम लोग याद किए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जानते हैं ना, तो हम लोग सीधे पढ़ते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, तो हो गया भाई शॉर्ट फॉर्म। क्या वैसे ही बैनी या पिनाला जो पढ़ाया जा रहा है स्मरणो उपकारी है, मैंने याद करने में क्या कर रहा है, उपकार का काम कर रहा है। ठीक है, उत्तर आपका बी पड़ गया। अगला, निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करना है। अब सृजनात्मक की बात करेगा, हम आपको शुरुआत में बोले थे, नहीं बोले हैं, आप लोगों को ट्रिक भी दिया गया था, उसमें लिखा हुआ है सृजनात्मक कभी भी आए तो अपसारी आता है। यहाँ क्या लिख रहा है? अभिसारी। सृजनात्मक जीवन में कभी भी आएगा तो अपसारी आएगा, अभिसारी नहीं आएगा। लेखन वैकल्य माने जिसको लिखने में दिक्कत हो रहा है उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगा कि नहीं? जिसको लिखने में दिक्कत हो रहा है उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगा, तो बी तो कुछ हद तक सही जा रहा है, सही है। बौद्धिक स्तर क्या है? एक अस्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण है। क्या आपका जो बुद्धि है वो अस्थायी है? नहीं है, बदलते रहता। ये भी आपका गलत हुआ। और डी कहता है समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। ये जरूरी नहीं है कि विशिष्ट विद्यालय में जो असमर्थ है उसी का पढ़ाई हो, जो समर्थ है उसका भी होता है। क्या सृजनात्मकता का 100% अपसारी होता है, अभिसारी नहीं होता है। यहाँ लेखन वैकल्य में याद रखिएगा, कभी भी दे तो लिखने में कठिनाई होता है, लेकिन सुनिए हमारी बात ध्यान से सुनिए आप,
जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। लेखन वैकल्य में अगर लिखा रहे लिखने में कठिनाई तो उसको मारना है, अगर नहीं रहता है तो पढ़ने में कठिनाई मारा जाता है। ठीक है। तो उत्तर आपका चला गया बी। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्त वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। मैंने कब सफल क्रियान्वयन होगा? फर्स्ट बात बोला, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना। बात सही है, आप टीचर है और आपको पढ़ाना है तो बहुत सारे आप साधन का प्रयोग करिएगा, ये तो ठीक है। बी बोला, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण योजना का समुन्नत करना। जिस प्रकार से जिस बच्चा को आवश्यकता है वैसे उसको क्या करिए, पढ़ाइए, ये भी ठीक है। लेकिन यहां बोलता है सी कि प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय, यहाँ बजाय आपका नेगेटिव हो जाता है, उत्पाद उन्मुख को बढ़ावा देना। क्यों भाई उत्पाद को देंगे? दोनों को देंगे भाई। तो यहाँ बजाय वर्ड लगा करके इसको गलत कर दिया। पकड़ते चलिएगा क्या क्या गलत हो रहा है। आपका माइंड केवल क्वेश्चन पर होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारक, यहाँ पे क्या गलत है? मानक निर्धारित, ये मानक वर्ड ही गलत होता है, इसको छूना ही बेकार है। उत्तर जाएगा सी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने मन को उबाइएगा नहीं, आप लोग इस पे लगे रहिएगा, पूरा एक एक चीज साथ में चलिएगा। हमको ठीक लगता है, आप लोगों को पता नहीं, जमा ही लीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप लोग सुस्त मजा नहीं ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी, समझिए कि आप एक टीचर हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस कर रहा है, ठीक है, और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थान पर कस्बों की बोली में फेरबदल करता है। जब उसको मुश्किल महसूस हो रहा है अपना विचार प्रकट करने में, तो बार बार अपना घर के भाषा बोल दे रहा है, ठीक है, और फेरबदल करता है। तो एक अध्यापिका के तौर पर आप क्या करिएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए क्या करिएगा? 1 नंबर आप करिएगा, स्वरूप इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या बच्चा अशुद्ध करेगा तो उसको क्या कहिएगा आप? प्रोत्साहित नहीं करिएगा क्या? शुद्ध को ही केवल प्रोत्साहित करिएगा। बच्चा तो भाई शुद्ध बोलता नहीं है, कभी कभी उसमें क्या बोल दे रहा है, फेर बदल कर दे रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या फेर बदल कर रहा था? केवल शुद्धों को प्रोत्साहित करिएगा, और जो अशुद्ध बोलेगा उसको क्या आप हतोत्साहित करिएगा? तो ये आपका ये गलत हुआ। अब आगे बोलिए सी, विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यार्थियों में भेजने का प्रस्ताव। यहाँ पे विशेष शिक्षा वाला विद्यालय, ये गलत है। क्यों भेजेंगे? मतलब कि आप टीचर नहीं है, सही, आपसे नहीं हो पा रहा है। सी कहता है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के रूप में समरूपी शब्द का अर्थ प्रस्तावित करेंगे। अगर बच्चा कोई वर्ड बोल दिया, जैसे कि मेरे गांव का एक लड़का है, कस्टमर के पास फोन किया, बोला बड़ा महंग काट रहा है, उसका पैसा ज्यादा कट जाता था, तो कस्टमर को बोला कि मैडम बड़ा महंग कटता। अब वो कस्टमर बोला सर सही से बोलिए, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो महंग कटता महंग। तो हम उसको बोले कि महंग के बदले में बोलो कि ज्यादा पैसा कट रहा है। तो मतलब कि इसमें क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखा है? समरूपी शब्द बोलिएगा आप। बच्चा गलती करे तो कुछ देहाती वर्ड बोल दे तो उसी वर्ड को आप उसी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बताइए, इसका ये भी होता है, ताकि उस वर्ड को वह धीरे धीरे छोड़ दे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है एक समावेशी कक्षा में, अब आपको जवाब देना है, हमको नहीं देना है कि आप सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आप लोग एंजॉय लीजिए, 4 ऑप्शन में जीतने का कोशिश करिए कि हम बता पाएंगे। चारों ऑप्शन को देखिए और तब जवाब सही सही आपका आना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए बताएं। चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा, हम 1 नंबर पढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से
अपेक्षा की जाती है कि वह सभी के लिए उपयोग होने वाले साधन पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए। तो विशेष आवश्यकता के लिए आप अपेक्षा कर रहे हैं, आज जिसका आवश्यकता नहीं उसके लिए नहीं करिएगा, सबको करना। तब क्यों यहाँ पे गलत हो गया, विशेष आवश्यकता वाला। ठीक है, दूसरा बोला विशेष आवश्यकता वाले, सब में विशेष आवश्यकता वाला है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा से बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है, अलग अलग हो गया। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा में, यह काम से ये भी बेटर था। आगे डी भी पाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्रों की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने के लिए वचनबद्धता होती है। तो इसमें सभी शामिल कर दिया। अब पूर्ण भागीदारी सारे बच्चों को कर रहा है और ऊपर क्वेश्चन में बोला है एक समावेशी कक्षा, तो सबका होगा ना, सबका पूर्ण भागीदारी बोल दिया, तो सबसे मजेदार जो वर्ड है आपका डी होगा। अब ए में क्यों नहीं कहे हैं, क्योंकि उसमें सभी विद्यार्थियों के बारे में नहीं बोला है। देखिए वो बोला क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी के लिए उपयोग होने वाली साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए। जो सबके लिए उपयोग हो रहा है वो भी अपने लिए अनुकूल बना ले। आप हमको ये बात बताइए, आपके पास एक दिव्यांग बच्चा आता है जो ब्रेल लिपि से है, समझिएगा, तो वो ब्रेल लिपि से सीख रहा था, क्या सारा बच्चा ब्रेल लिपि से सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो वही बात बोला है कि सभी के लिए जो उपयोग होता है, क्या वो अपना उपयोग कर पाएगा? विशेष बच्चा, विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा होता है ना, वह दिव्यांग हो सकता है, ज्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, तो सबके लिए नहीं होगा। आपका उत्तर डी सबसे बेटर है, समावेशी शिक्षा के लिए। थोड़ा सा आप सही दिशा पर चले। अगला, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। क्या विशेषता दर्शाएगा? फर्स्ट बोल रहा है, नीचे लिखा हुआ है कि ये विशेषताएं निम्नलिखित में किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है ना। चलिए 3 गो विशेषता है और 3 गो विशेषता पढ़ के 4 ऑप्शन मारना है, 4 में से कौन एक मारना है। पाठ पुस्तक को पढ़ते समय स्वयं से बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, ऐसे करके आंख में कॉपी लेकर के ऐसे आंख में देखता है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, कम दृष्टि बाधित फर्स्ट से मिल गया, लेकिन हमको तीनों देख के बताना है, तब हमारा जो होगा कॉन्फिडेंस जो पूरा क्लियर होगा। बार बार अपने आंख झपकाता है, मतलब उसको फिर से दिखाई नहीं दे रहा है, सही जाना है। अभी चौक बोर्ड पर लिखी वस्तुओं को गलत पढ़ता है, मतलब उसको फिर से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? दृष्टि बाधित हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे ही चलना है। अगला कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थियों को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है, सबको बढ़ावा देना है, नेगेटिव मारना है। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर, बहुत अच्छी बात। बी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा रट्टा मारने के बजाय, मैंने रट्टा नहीं मारना है, बजाय लगा दिया, मैंने नहीं मारना है, तो ये भी सही है। सृजनात्मक पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारी तो प्रोत्साहित करना। नवाचारी वर्ड बहुत मजेदार वर्ड है, आप लोग टीचर बनिएगा तो उसका एक ट्रेनिंग चलता है नवाचारी का, ये सही है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देना, अध्यापक को इनाम दंड, यही गलत होता है, ठीक है। डी पर 4 ऑप्शन करने का मतलब ये है कि आप 4-5 सेट कर लीजिएगा, सारा सेट वैसे ही मिलता है, ठीक है। हाँ, अगला, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। हम आपको कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, जब से शुरू हुआ क्लास यहाँ तब से पढ़ा रहे हैं। मूर्त से अमूर्त तो ठीक है, लेकिन वैश्विक से स्थानिक नहीं होता है, स्थानिक से वैश्विक पढ़ना है। हाँ, सी वाला ऑप्शन बेटर है। मूर्त से अमूर्त तो पढ़ना है, स्थानिक से वैश्विक पढ़ना है, बस ये।
बताइए, जो हम बता रहे हैं वो सब टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे? सब टकराएगा। बस थुथुलोजी नहीं करना है, कुछ कुछ वर्ड को लेकर के जो बताया जाए उसको समझिए, कुछ वर्ड को सीखिए। एक प्रश्न है, अगला है, एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? माने आप पहचान करवा रहे हैं, क्या है, तो बच्चा बोला कलम है। एक क्या है, चीता का फोटो दिखा है तो चीता है। एक क्या है, पानी है। तो ये शिक्षण शास्त्र में कौन सा सिद्धांत है भाई? दिखा दिखा करके पूछ रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर का है। अनुकूलन, हाँ, ये संरचनावाद के अंतर्गत आता है। आप अलग अलग चीज दे दे करके उससे आप पूछ रहे हैं तो उसका संरचनात्मक ज्ञान बढ़ रहा है। अगर संरचनात्मक नहीं रहता तो उसका रचनात्मक ज्ञान बढ़ता। तो संरचनात्मक ज्ञान के अंतर्गत जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है हम आपको बताए क्यों गलत हुआ। फर्स्ट आपका कोई वैज्ञानिक का है, दूसरा भी शास्त्रीय अनुबंधन पावलो साहब का है, और दो जो वैज्ञानिक हो गया, तो एक वैज्ञानिक के पास जाइएगा तो दूसरा का वैज्ञानिक आपका दुश्मन नहीं है, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? किसी आप एक वैज्ञानिक के पक्ष में नहीं जा सकते हैं, सीटेट कहता है, क्योंकि बहुत सारा वैज्ञानिक आया है मनोविज्ञान में, ठीक है। तो आपका उत्तर संरचनावाद हो जाएगा। आप बहुत सारे चीज, और एक और चीज याद रखिएगा, जीवन में जब तक सीटेट एग्जाम नहीं हो, कोई भी टीचर अगर कोई चीज दिखा दिखा करके पूछ रहा है तो उसको संरचनावादी कहते हैं शिक्षण। हम ही आपको दिखाएं ये क्या है तो कहिएगा बटुआ है, बटुआ कहिएगा ना, तो इसको कहते हैं संरचनावाद। माने इससे बच्चे के अंदर ज्ञान जो होता है बहुत अच्छा तरीका से होते चलता है, क्योंकि बच्चा देखता है कुछ। अगला, बच्चे के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? जो संप्रत्यात्मक बदलाव होता है सोच के, दंड से तो नहीं कर सकते हैं, ये तो घटिया बात है। तो सबसे मजेदार आपका बी है कि बहु विभिन्न उदाहरण दे करके बच्चों को उनको तर्क खोजने के लिए करना, बहुत मजेदार। इससे मजेदार कुछ नहीं। आपका सी रट्टा मार है, और डी में आपका वेधन, आपका अभ्यास गलत होता है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोलता है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है, माने कंपटीशन वाला भावना सोचता है। तो एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि आप क्या करिएगा? आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है क्या? बताइए। आपको हम उच्च स्तर का पढ़ाई पढ़ाएंगे तो आप जिम्मेदार नागरिक बनिएगा, और निम्न स्तर पर जिम्मेदार नहीं बनिएगा। आप पढ़ाई कर लिए तो ज्यादा जिम्मेदार हो गए, अनपढ़ लोग नहीं रहता है। तो ये आपका जो बात है ये गलत बात है। ये क्या हुआ? गलत हुआ। अब बी पर पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है। कोई बेचैन हो गया कि पता ना क्या होगा मेरा, मैंने कल ही देखिए पूछते आ रहे थे, इधर बेचैनी चालू था कि भाई हमारा बारी खो आता है ना। तो इससे क्या होता है? डर पैदा होता है, और आपका जो स्मृति है, जो भी याद किए हैं वो भूल जाइएगा। एग्जाम के पहले आप बाहर सेंटर पर खड़ा है, आप बेचैन है, पता ना क्वेश्चन आएगा, सारा पढ़ाई आपका चौपट हो जाएगा, बेचैन हो जाइएगा। एकदम शांत रहिए, जो होगा है ना देखा जाएगा, ठीक है। तो बेचैनी से भाई ये सही बात बोल रहा है कि स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है, माने आपके माइंड को जरूर प्रभावित करता है। इसलिए डरना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए गलत है, बी सही है। उत्तर आपका 25 का ए पड़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा, डील तो करेंगे, लेकिन जब डील करेंगे तो उसको एक्सेप्ट भी करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजाति के जातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी और विद्यालयगामी लड़कियां, दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। हमको एक बात बताइए, थोड़ा सा अगर हम समझाएंगे आपके मन में थोड़ा सा खुशी जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अनुसूचित जाति प्रतिकूल होता है कि नहीं हम लोगों से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST हम लोगों से प्रतिकूल है, तब ना उसको आरक्षण मिला है भाई। क्या
पकड़ में आया ना। अब प्रथम पीढ़ी में विद्यालयगामी माने जो पहली बार उसका गार्जियन, प्रथम पीढ़ी समझते हैं, आपके परिवार में जो सबसे पहले विद्यालय गया था उसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी, है ना। आपके खानदान की बात करते हैं हम, अपने खानदान की बात, जो सबसे पहले विद्यालय गया वही प्रथम पीढ़ी का कहलाता है, ठीक है। और लड़कियां, दिव्यांग बालक, ये सब क्या है, प्रतिकूल है भाई। दिव्यांग जो होगा हम लोगों से तो भाई थोड़ा सा प्रतिकूल होता है, चलने में दिक्कत, किसी को देखने में दिक्कत, क्या है, सब प्रतिकूल होता है थोड़ा सा, ठीक है। प्रति मने उल्टा। अगला कथन कारण है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए, सही है ना। निर्लिप्त होना सामाजिक संदर्भ में ही होता है अधिगम, ठीक है, ये तो बात सही बोला। लेकिन तर्क कहता है कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार प्रत्यय की समझ होती है। क्या सही है वो? नहीं सही है। क्या आपका जो बच्चा है विद्यालय आने के पहले सुपरिभाषित शब्द भंडार रहता है? खूब अच्छा अच्छा परिभाषा वर्ड, अच्छा अच्छा वर्ड बोल पाता है? नहीं, कुछ कुछ है टैलेंट वाला जो बोलता है, लेकिन सब तो नहीं बोलता है। ये आपका गलत हो गया। कोई कोई तो ऐसा लैंग्वेज बोलेगा, कोई कोई तो ऐसा गाली देगा कि खूब अच्छा परिभाषित रहता है वो गाली ना। तो ये सब क्या है, आपका बी वाला गलत है, ए आपका सही है, आर गलत है। सॉरी, ये सही है, आर गलत है। हाँ ठीक है, सी पर जाएगा। और आप लोग इसको सही करिए क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया हुआ था। अगला है कि एक छात्र यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। आप ही मान लीजिएगा कि हम कहीं पास ना करेंगे, हम यह नाक रगड़ लेंगे न तो आप पास ना करिएगा। आप अपने आप को मान लिए कि हम कहीं पास ना करें, मतलब हम कुछ कर पाएंगे हो आप? चलिए, यही बात बोल रहा है। तो वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। यदि आप मान लीजिएगा ना कि हम फेल कर जाएंगे, तो डिफिनिट रूप से आप सुधार नहीं करिएगा, छोड़ना, हम फेल हो जाएंगे तो आप पढ़ते होता है ना। तो यही बात बोला है, अपने सुधार नहीं सकता। समर्थ के संदर्भ में छात्र यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा? कैसे प्रभावित करेगा? जो सोच लिया है बच्चा कि हम कहीं पास नहीं करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न अगर हो, कोई बच्चा मान ले कि हम जीवन में कहीं पास ना करेंगे, उसमें असहाय वर्ड आएगा। हाँ ठीक है, छात्रों को छोड़ने की अनुभूति एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। सोचता है कि हमको जीवन में कोई सहायता ना करेगा, असहायपन है। आप पहले ही ठान लिया वो बच्चा कि हम फेल कर जाएंगे, तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला निम्नलिखित हंसी। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है? माने आप लगातार प्रेरित रह रहे हैं रोज। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चा रोज प्रेरित, लगातार प्रेरित रह सकता है? विद्यार्थियों में योग्यता की संवेदी धारण विकसित करना, उसको हमेशा विकसित करते रहिए कि तुम कर सकते हो, ठीक है, इससे हो जाएगा। लेकिन क्या इनाम से कोई व्यक्ति उसको प्रेरित कर देगा? तरीका देर के लिए मिला था बस, उसके बाद में कहा अभी एक और देगा तब पढ़ेंगे, हमने तो नहीं पढ़ेंगे। एक चॉकलेट दीजिए थोड़ा देर पढ़ेगा, फिर दीजिएगा तब पढ़ेगा, ना तो छोड़ दो, न देते हो चॉकलेट ना। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना चाहिए। यहाँ पे अनियंत्रित वर्ड गलत है, और डी है प्रदर्शन गलत होता है ना। तो सबसे मजेदार वर्ड ई। और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न, बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चा जब गलती करता है तो ये दर्शाता क्या है, ये बताएं। क्या वो निम्न बुद्धि का होता है? क्या कम क्षमता का होता है? गलती तो आपसे भी होता है ना, गलती तो आप भी करते हैं, बच्चा भी कर रहा है। तो आप, ये जरूरी नहीं कि आप निम्न बुद्धि का हो जाइएगा। उसकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता है, यहाँ पे अक्षमता नेगेटिव है, अ बोले तुम न, अक्षमता। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होता है। हमेशा वयस्क की जब बात होती है बच्चों से तो उसमें गुणात्मक वर्ड आता है,
जब भी बच्चा और वयस्क की बात आएगा तो बीच में गुणात्मक आएगा। ठीक है, सबसे मजेदार आपका उत्तर डी गया और आज ये CDP खत्म हुआ।